देखिए अगर सियासतदान मिलकर बैठ गए तो होपफुली ये काम कर जाए, क्योंकि बहुत देर से वो लोग सामने हैं जिनको नहीं होना चाहिए पावर में, वो लोग हैं जिनका कोई काम ही नहीं बनता पावर में। तो अगर सियासतदानों को थोड़ी अकल आई हो कि वो मिलकर बैठे और देखें कि मुल्क चलाना उनका काम है, तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी उनकी भी, क्योंकि आवाम इस वक्त बड़े बुरे हालातों में है, हमारा मुल्क बड़े बुरे हालातों में है। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि सब लोग मिलकर बैठे हैं। आई होप कि ये कामयाब हो जाए। इसका कोई इम्पैक्ट होगा आज किसका 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट होगा मुस्तकबिल में? देखिए अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो अवाम के इलेक्टेड है, जो अवाम के वोट से आए हुए लोग हैं, जो किसी फॉर्म 47 पे नहीं आए हुए, तो इम्पैक्ट तो होना चाहिए ना। वो कौन से जाली फॉर्म पे आए हुए हैं। मैडम, खान साहब की रिहाई को कब तक आप देख रही हैं? कोई आपको तहरीक नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रमजान के बाद? जी, खान साहब ने बोला रमजान के बाद, क्योंकि कोई वो बताएंगे लाया मतलब, तो वो होगा इंशाल्लाह रमजान के बाद। अभी तो रमजान में अल्लाह नेक हदायत दे, क्योंकि सारे शैतान बंद हो जाते हैं। तो आई होप कि ये लोग भी, इनकी भी अक्ल काम करना शुरू करें, इनके अंदर जो शैतान है वो बंद हो और ये अवाम के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें और कुछ बेहतर कर सकें। मैडम ये बताइएगा, लाहौर से ये, क्योंकि ये खबर है कि खान साहब के लिए कोई जो है ना वो भूख हड़ताली कैंप या कोई कैंप लगाने की बात कर रहे हैं लाहौर वाले, ज्यादातर वहाँ से ये बात हो रही है। तो आपके पास कोई ऐसी खबर कि कब तक ये जो है ना ये कैंप जो है अडियाला जेल के बाहर लग सकता है? मैं लाहौर से हूँ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर कोई ऐसी खबर होगी तो भूख हड़ताल भी कर लेंगे। इसमें हम मुसलमान लोग हैं जी, रोजे रखने वाले लोग हैं, तो भूख हड़ताल हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे अडियाला जेल के बाहर जो है भूख हड़ताली कैंप लगते रहे, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे अभी तक? सॉरी जी, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे नून लीग अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती रही है, लेकिन नाकाम रही है। आप क्या बात करें? नवाज शरीफ का अपना बयान है, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसके लिए इतने लोग निकलने वाले होते और कैंप लगाने वाले होते तो माफिया मांग के भागता। हमारा लीडर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि उसके सपोर्टर भी उसके पीछे खड़े हैं, उसके अवाम भी उसके पीछे खड़ी है और वो खुद भी हिम्मत करने वाला बंदा है और पंगा लेने वाला बंदा है। उसने पूरे सिस्टम से पंगा लिया हुआ है, भागने वालों के पीछे कोई नहीं निकलता। पंजाब में मरियम नवाज से निकलकर, ट्विटर से निकलकर जो लीडरान है या कायदीन है वो सड़कों पे कब आएंगे? हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरा इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने 8 फरवरी का इलेक्शन किसी इलाके में जाए बगैर, कोई कैंपेन किए बगैर जीता है। पीटीआई जो है उसको अपना सारा काम बिल्कुल ठीक कर रही है, ग्राउंड पे भी, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। तनकीद आप कर सकते हैं। मैं खुद रैलीज मैंने की है, मैं डोर टू डे कैंपेन किया हमने, हम प्रोटेस्ट पे गए हैं, जलसे किए हैं, सब कुछ किया। पंजाब में नजर नहीं आई आपकी एक्टिविटी, अगर केपी के अंदर है तो वो आपके पंजाब में फिर आपको थोड़ा आई चेकअप की जरूरत है, क्योंकि मैंने डोर टू डोर किया लाहौर में, मैंने जलसे किया, मैं जलसे पे गई, मैंने रैलीज की हैं लाहौर में, तो मेरे तो अपने अकाउंट पे सारी चीजें लगी। मैं एक्टिविटी मेरा अकाउंट सर्च करके दूंगी। पंजाब में मरियम नवाज में किस तरह छोटी है, जो बंदा कुर्बानियां दे, उसका घर टूटे, उस पर फायरिंग हो, वो गिरफ्तार हो, दुबई फैमिली शिफ्ट करे और कुछ लोग लॉबी मिलकर उसको निकलवा दे, जैसे शेर अफजल मरवत की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल अगर कहा जाता है सनम जावेद तनकीद करती है स्पोज बुशरा बीबी से, तो कहती है जी सनम जावेद का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ हो सकता है आपके साथ भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी कुर्बानियां हमने दी है, जो भी मुश्किल टाइम देखा है, हमारे अपने ज़हन में ये है कि हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए देखा है ना। हमने एहसान किसी के सर पे नहीं किया हुआ। तो अगर किसी की ये मेंटालिटी है कि वो किसी के सर पे एहसान कर रहा है, हमारी वो नहीं है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला, शेर अफजल का क्या मामला है क्या नहीं, वो खान को पता होगा, उनको पता होगा। मैं तो शेर अफजल मरवत साहब को जानती नहीं हूँ। खान साहब ने मतलब हम जितने भी लोग हैं, हमें लोग सिर्फ खान साहब के नाम से जानते हैं। हमारे पास इलेक्शन में कोई निशान नहीं था, हमारे कोई नाम नहीं थे, फिर भी पूरी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया पूरे पाकिस्तान से खान के नाम पे ना। तो मरवत साहब का और खान साहब का क्या मामला है वो उन दोनों को देखने दें, वो आपस में वो लोग देख लेंगे। मेरे ख्याल से मरवत साहब बता रहे थे कि खान ने बुलाया मुलाकात के लिए, तो वो लोग तय कर लेंगे। आप लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं पंजाब में, क्योंकि 100 साल कारकर्दगी के बैनर पूरे पंजाब के अंदर लगाए गए हैं? 100 साल उनका बस चले तो वो यही बोले कि मैंने 100 साल कारकर्दगी कर दी है। देखिए, अगर तो आप कहना चाहते हैं कि हर गली, नुक्कड़, गटर, कूड़े की बाल्टी, रेड़ी, गाड़ी, सब्जियों की रेड़ियों पे, दरख्तों पे, खंभों पे उनकी तस्वीरें हैं, तो वो कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप आवाम के लिए कहना चाहे कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी किया और कुछ नहीं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं, लेकिन चाहे कोई धरना हो, जलसा हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, हमारे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब 2-2.5 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, हमने इतनी मार खाई है कि हम पक्के हो गए हैं। हमारे लिए कोई चीज भी, भूख हड़ताल हो, धरना हो, जलसा हो, एहतजाज हो, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जो कहेंगे खान साहब वो कर लेंगे। पर्चे रेडी है पर्चों के लिए मजीद? अगर पहले भी भुगत रहे, आगे भी भुगत रहे। वालिदा मना नहीं कर रही कि बस कर दें, ऑलरेडी बहुत भुगत चुकी हैं पर्चे? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, थ्रू आउट रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे कभी किसी ने ये कहा ही नहीं। हम गलत की तरफ है ही नहीं, तो वो क्यों मना करेंगे? साहिबा, आप कह रही हैं ईद के बाद तहरीक शुरू होगी, लेकिन जो 13 जनाजे पहले आपके गिरे, FIR नहीं करवा सके आपके वकील आज तक? एक वकील आपका FIR नहीं करवा सका, इतने बड़े बड़े वकील हैं।
जी FIR जो है वो उनकी फैमिलीज की तरफ से होनी थी जहां तक मुझे पता है, और हमारे लॉयर्स ने तो देखिए जी जो 9 मई के भी सारे केसेस हैं वो भी सारे हमारे जो लॉयर्स हैं वो तो बिल्कुल हर कोर्ट में काम कर रहे हैं, चाहे ATC कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, वो तो फैमिली से मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और एप्लीकेशन दी हुई है कि पार्टी की तरफ से भी वो FIR करवाने दी जाए। खान पे जो अपना हमला हुआ था हम तो उसके FIR भी उन्होंने नहीं होने दी जी। मुल्क में इस वक्त कोई कानून थोड़ी ना चाहिए और कुछ नहीं। सेम पेज वो है, मैंने पहले भी आपको बोला, जिसपे आवाम आपके साथ खड़ी है। अगर आपका टैक्स पेयर, आपका वोटर, आपका एक सिटीजन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है तो आपको सारे अपने पेज जला देने चाहिए। अगर आपका एक आम शहरी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है तो आपको सोचना चाहिए। ये मुल्क जो है पाकिस्तानियों का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, तो आपको किसी एक पार्टी का नैरेटिव नहीं लेके नहीं चलना, स्पेशली तब जब आप बड़ी कुर्सियों में बैठे। वहां बैठ के आपको शर्म करनी है, आपको आवाम की राय का एहतराम करना है, आपको अपने ज़र्फ बड़ा करना है, आपको तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना है। आप क्या समझते हैं होना चाहिए था? खान साहब का जो बयान सुना है उसके मुताबिक खान साहब ने बोला कि मैं इतनी फिक्र इसलिए करता हूं कि जो एक वजीर आजम होता है वो बाप की तरह होता है, जिसका काम होता है अपनी कौम को इकट्ठा रखना, अपने ये कौम के जो बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनको गाइड करना मेरा काम है। मैंने जो उनसे सुना हुआ है, मैंने सुना हुआ है कि वजीर आजम कौम का बाप होता है। उस वक्त में एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ एक पेज पे होना गलत था? तब होना चाहिए था ना, उनको होना चाहिए था एक पेज पे, बिल्कुल होना सही था, क्योंकि वो अवाम के वोट से आई हुई, अवाम के मैंडेट से आई हुई हुकूमत थी। उनका काम बनता था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो सेम पेज पे होते, क्योंकि उनका काम है जब वो हुकूमत के मातहत है होना। खान साहब ने कौम को उस वक्त क्यों नहीं समझाई कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, जब खान साहब खुद दौरे अपने इक़्तिदार में थे? क्योंकि जी हमारे मुदाखलत करके नहीं आई थी ना, हम लोगों के वोट से आए थे। अभी आपने फॉर्म 47 तैयार करके आप एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से अब आए हैं, तो अब बताएंगे ना कि उस वक्त की बात करते हैं। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करें तो अगर 2018 से पहले की बात करते हैं तो जब खान साहब के पास जहांगीर तरीन साहब के थ्रू जहाज भर के आते थे तो उस वक्त इस रोल को डिफाइन करना चाहिए था ना। नहीं जी, खान साहब के पास जब जहाज भर के लोग आते तो गन पॉइंट पे तो कोई नहीं लेके आता था ना। अगर आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको गोली तो नहीं मार सकते ना कि जी आपकी पार्टी हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों के वोट से आना मैटर करता है। खान की गवर्नमेंट, खान खुद लोगों के वोट से आया था, लोगों के मैंडेट से आया था ना। ये जो आज की कौमी कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस तरह से असदुल्ला खान साहब ने कहा कि सियासतदानों को भी सच बोलना चाहिए और सहाफ़ियों को भी सच बोलना चाहिए, हमारे जैसे जो रिपोर्टर हैं उनको भी सच बोलना चाहिए। और मैं ख्याल ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम सबको अपने अपने हिस्से का कम अज़ कम जो हमने गलतियां की हैं उनका एतराफ़ भी करना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए, जैसे असदुल्ला खान साहब ने कहा। तो और इसीलिए मैंने जल्दी उन साथियों के भी नाम लिखे जिनको इमरान खान साहब के दौर में ऑफेयर किया गया या जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, क्योंकि अब अगर हमें किसी चीज़ की मजम्मत करनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको अपने दौर की चीज़ों की भी मजम्मत करनी होगी। और हम में से अगर किसी ने आज बात करनी है, किसी चीज़ की मजम्मत करनी है या बात करनी है तो उसे अपने माजी के बारे में भी एतराफ़ करना होगा। तो ये बात सच है कि कम अज़ कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, किसी और के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वो ज़माना जहलियत था कि जब हम बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को भी जस्टिफाई किया करते थे, जब हम ये कहा करते थे कि बलूचिस्तान से अगर कोई जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ है तो आखिर उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि उसको उठाया गया है, हमें क्यों नहीं उठाया जाता। तो अब जब पिछले 2-3 साल में जो कुछ पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, तो अब हमें इस बात का एहसास हुआ, इदराक हुआ और अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि माजी में किस तरह से हम जबरी गुमशुदगियों को जो है वो जस्टिफाई करते रहे हैं। शुरू के स्पीकर्स में से जब मैं अभी यहाँ नहीं पहुँचा था तो मैं यूट्यूब पे लाइव देख रहा था इस कॉन्फ्रेंस को, तो एक स्पीकर ने यहाँ पर उन्होंने एक क्रिटिसाइज किया इमरान रियाज खान साहब को, नाम लिए बगैर, शुरू के स्पीकर्स में से। तो मैं उनको जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आज ये जो कॉन्फ्रेंस है कौमी कॉन्फ्रेंस है और ये पर्सनल स्कोर सेटल करने की कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन ये भी हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब ने फैमिली के साथ गए, जब मारन बलोच का यहाँ पर धरना चल रहा था तो उन्होंने फैमिली के साथ गए और मारन बलोच से माफ़ी मांगी कि हम माजी में जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते रहे हैं। और हम जो बात मैंने कहा कि हम कहते थे क्या आखिर उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिस वजह से उनको उठाया गया। बाकी जो फेक न्यूज़ की बात है, बल्कि मैं पहले जल्दी उनके नाम ले देता हूँ जिनको ऑफेयर किया गया। सॉरी अगर किसी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिस तरह से इमरान खान साहब के दौर में। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, तो मैं अतर मिनल्ला साहब की बात याद कर रहा था और अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ भी हमने बड़ी कंपेनें की और फिर 5-6 बार उनसे जब मुलाकात हुई, मुस्तफा नवाज खोकर साहब जब उनसे मुलाकात हुई अतर मिनल्ला साहब से, तो 5-6 बार उनसे माफ़ी भी मांगी कि हमने आपके खिलाफ बड़ी कंपेनें की। तो मैंने एक बार उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा मैं तनकीद को जो है वो कभी माइंड नहीं करता। मैंने कहा तनकीद अगर जायज़ होती तो कोई मसला नहीं था, हमने तो नाजायज़ भी आपके खिलाफ कंपेन्स की। तो वो उनका बड़ा दिल है, बड़े जज हैं।
تو اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ ذمہ دار الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، پولیٹیشینز ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے. یہ بڑا آسان ہے کہ تحریک انصاف بھی آج یہ کہہ دیتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں تھا اور جو کر رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور آف کیمرہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، جب وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، جب وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ حکومتوں کے ذریعے کرتی ہے نا، ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے کرتی ہے. جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے تو ان سیاسی جماعتوں کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ تو بڑا آسان ہے. کل کو نون لیگ کہے گی، جب کوئی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی فلاں سارا کچھ کر رہا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، تحریک انصاف کو بھی اپنے دور کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم اقتدار میں تھے، ہم بے اختیار تھے، لیکن ہمیں بے اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج کی بھی جو حکومت ہے وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. جو کچھ کر رہی ہے کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا، وہ شہباز شریف کے ذریعے کیا، وہ محسن نقوی کے ذریعے کیا، وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کیا، وہ زرداری کے ذریعے کیا. آج بھی ان سب کے ذریعے ہو رہا ہے، آج بھی جوڈیشری کے اندر لوگ بیٹھے جن کے ذریعے ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کے بھی یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب کے دور میں حامد میر صاحب کو آفیئر کیا گیا، نصرت جاوید صاحب کو آفیئر کیا گیا، متی اللہ جان صاحب کو آفیئر کیا گیا. اور اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں ابھی جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا، سب سے بڑا تو سانحہ ہوا جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا. اور یہ ایک میسیج تھا کہ اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے اور آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے اور آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ پہ پاکستان نہیں دنیا کی زمین بھی اب تنگ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر بات کریں گے تو آپ کو بات نہیں کرنے دی جائے گی. اور ارشد شریف صاحب شہید ہوئے. عمران ریاض خان صاحب جبری طور پہ گمشدہ رہے، ابھی جس طرح سے وہ پاکستان سے باہر گئے وہ پتہ ہی ہے سب کو، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، پہلے گرفتار ہوئے پھر جبری طور پہ گمشدہ ہوئے اور بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سمیر رحیم صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، متی اللہ جان صاحب اور اسد طور صاحب ہیں جو عمران خان کے دور میں بھی اٹھائے گئے اور وہ ابھی پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی اٹھائے گئے. اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب تھے، ان کو اٹھایا گیا کیونکہ وہ 26 نومبر کو جو گولی چلی، جو نہتے لوگوں کو سنائپرز کے ذریعے گولیاں مار کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز لے جائی گئی تھیں ہاسپٹلز میں، تو وہ وہاں پہ جا کے اس کی سٹوری کو کام کر رہے تھے، تو اس لیے متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب کو اٹھایا گیا. آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا گیا تھا، ایاز امیر صاحب پہ تشدد کیا گیا، جمیل فاروقی کو لاپتہ کیا گیا، ابھی زعیم لغاری نوجوان ہیں جرنلسٹ ہیں ان کو لاپتہ کیا گیا، شاکر عوان کو جبری طور پہ گمشدہ رکھا گیا، اسد طور صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، شاہد اسلم صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اب وہ بھی ملک سے باہر ہیں. آغا شیخ سرور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. اور اسی طرح سے ابھی کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ آفیئر ہیں، اور جو اور ایسے صحافی ہیں جن کو آفیئر کیا گیا، نوکریوں سے نکلوایا گیا اور اب وہ ان میں سے کچھ ملک سے باہر بھی ہیں. اس میں ثابت شاکر صاحب ہیں، عاصم امید بھٹی صاحب ہیں، ہارون الرشید صاحب ہیں، بیرسٹر احتشام صاحب ہیں، معید پیرزادہ صاحب ہیں، وجاہت احسان صاحب ہیں، احمد نورانی صاحب ہیں، اور یہ باقی جو پاکستان میں بھی ہیں، سمینا پاشا صاحب ہیں، اسامہ غازی ہیں، احتشام علی عباسی ہیں، زبیر علی خان ہیں، ابنیت سنگھ ہیں، بیرسٹر صاحب رسول صاحب کو آفیئر کیا گیا دنیا نیوز سے، اور اسد اللہ خان صاحب کو یہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا تھا. اور رجب الحسن باجوہ ہیں، یا ابھی ایک ٹاؤٹ کو نوکری دینے کے لیے ضمیر حیدر صاحب کو ایک چینل سے ٹیم سمیت جو ہے وہ فارغ کیا گیا، کیونکہ ایک ٹاؤٹ کو نوکری پہ رکھوانا تھا، اس کے لیے کال آئی تو ضمیر حیدر صاحب کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا. اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو سیاست.pk ابھی بھی بند ہے، ایک بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. عدیل حبیب جو اس کو رن کرتے تھے وہ ملک سے باہر ہیں، حسنین رفیق نیا پاکستان پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے گھر بھی جس طرح سے 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو بہت سے نام اس میں سے میں مس بھی کر رہا ہوں گا.